अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैट्रिसेस का रिलेशनशिप विद क्या कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। सही है, तो थोड़ा सा अलजेब्रिक इक्वेशंस के साथ हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर अलजेब्रिक इक्वेशंस को मैट्रिसेस के थ्रू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले अलजेब्रिक इक्वेशंस के ऊपर से थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं, अच्छा किस टाइप के अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन बेसिकली वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं एक्स वाई के टर्म्स के अंदर, एक्स वाई जेड यानी कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स के अंदर भी इक्वेशन होती हैं, उनको अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। फिर उन वेरिएबल के टर्म्स के अंदर भी आपके पास फर्दर सब टर्म्स होती हैं जिसके थ्रू जो है वो आप इक्वेशंस को क्लासीफाई करते हैं। पहली इक्वेशन आती है लीनियर इक्वेशन आती हैं। ठीक है, बाय द वे हम लोग जो कवर करेंगे मैट्रिसेस के थ्रू अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना वो लीनियर को ही करेंगे। लीनियर इक्वेशन आती हैं सबसे पहले आपके पास। ठीक है, वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल आपके पास हों लेकिन उन वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की एग्जिस्ट करती है वो वन हो। फिर दूसरी इक्वेशन आपके पास आती हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक जिसके अंदर वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो टू हो। इक्वेशन में पूरा नहीं लिख रहा है, एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ। इक्वेशन आपके पास हाईएस्ट पावर टू हो। फिर क्यूबिक एंड सो ऑन, क्यूबिक इक्वेशंस जिसके अंदर पावर थ्री हो। ठीक है फिर लीनियर इक्वेशंस होती हैं। फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर एक चीज़ होती है सॉल्यूशंस। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर आपके पास इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपके पास होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, साइमल्टेनियस सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं आपके पास, 2 मिनट। साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास 2 3 4 5 यानी कि जितने आपके पास वेरिएबल होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ आपके पास जितने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं किसी एक इक्वेशन के अंदर उतनी ही आपके पास एटलीस्ट इक्वेशंस हों तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है सपोज करें 2x प्लस वाई, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब आपके पास ये देखें क्या क्या इन दो इक्वेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, सिर्फ दो। क्या मतलब x और y ओनली। और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है जिसको सॉल्व करके आपको उनका आंसर्स बताना है, वो हैं दो। तो जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन हैं उतनी नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये सिस्टम कहलाता है। अच्छा, अब इस सिस्टम का जो बेसिकली एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, सही है, किसी एक पॉइंट के ऊपर या मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर अगर तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तब तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये दोनों इक्वेशन किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर तो उसका एक आंसर होगा। ठीक है, एक वैल्यू होगी एक्स और वाई की जिसके ऊपर ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा, ये किस तरीके से बताते हैं कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या फिर क्या कहते हैं वन सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करे, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशंस का भी हो सकता है, 3 इक्वेशंस का भी हो सकता है, 4 इक्वेशंस का भी हो सकता है, वो आगे हम फर्दर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके के इक्वेशन होते हैं, तो किस तरीके के सिस्टम्स होते हैं। सॉरी, तो सॉल्यूशंस कहते हैं उन्हें, एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो आपको सेटिस्फाई करे उनको सॉल्यूशंस
ऑफ इक्वेशन कहते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब सॉल्यूशंस की भी टाइप होती हैं। सॉल्यूशंस की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? सॉल्यूशन की एक टाइप ये हो सकती है कि आपके पास ओनली वन पॉइंट वेयर the equations intersect। क्या मतलब कि जो आपके पास सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर इंटरसेक्ट, ठीक है, उस सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, आपके पास एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, मैं दूसरी लाइन के लिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, और दूसरी लाइन ये जा रही है, ठीक है। फिर अगर एक तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन ले लेते हैं, तीसरी लाइन कुछ सपोज करें इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों इक्वेशन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है, सॉरी मैं कलर चेंज कर लूँ, 2 मिनट रुकें, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऊपर x और y सारी इक्वेशंस के सेम है, सारी इक्वेशंस के सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला केस आ गया, कौन सा? ओनली वन पॉइंट वेयर द इक्वेशंस इंटरसेक्ट, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन ये रही लाइन की, एक इक्वेशन ये रही लाइन की, एक इक्वेशन ये रही लाइन की, ठीक है। उन सब का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर मैं ये इरेज कर दूं। फिर दूसरा केस आपके पास आ जाता है, दूसरा केस, सॉरी हाँ चलें कलर सही, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है क्या कि हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है सॉल्यूशंस, क्योंकि बहुत सारे इन्फिनिटली हैं तो सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा जी, क्या बात है इसमें चीज़ का, इसको भी हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर ग्राफ के ऊपर हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आपके पास एक इक्वेशन है जो कि इस तरीके की जा रही है, ठीक है। ये एक लाइन है L1 कह देते हैं इसको, जो कि ये जा रही है L1, ठीक है। फिर दूसरी लाइन है आपकी, उसको जो आपने इक्वेशन को थ्रू वैल्यूज़ और कैलकुलेशन जब प्लॉट किया तो वो इक्वेशन 2 के देखने में डिफरेंट थी, लेकिन उसकी वैल्यूज़ भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, इसके ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ये आपके पास है लाइन 2 L2, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है ये आपके पास आ गई L2, लाइन 1 लाइन 2। अब ये देखें, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनका इस पॉइंट पे x भी सेम होगा XY, ठीक है, इस पॉइंट पे भी XY सेम होगा, इस पॉइंट के ऊपर भी XY सेम होगा। यानी कि आप जिस जिस x और y को सॉल्व करते जाएंगे उस पॉइंट पे x और y सेम होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस यानी कि एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर आपके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। 2 केसेस हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? कि सिर्फ एक सॉल्यूशन या बहुत सारे सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या होगा कि नो सॉल्यूशंस एट ऑल, नो सॉल्यूशंस एट ऑल, नो सॉल्यूशंस एट ऑल। क्या मतलब है इस बात का
कि अगर हम लोग इसके अंदर भी ग्राफ को सपोज कर लें, ये आपके पास y, ये आपके पास x, ठीक है। एक लाइन है आपके पास जो कि इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, ये सॉरी मैं कलर चेंज कर लूँ लाइन का। एक इक्वेशन है आपके पास जो कि इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास जो कि इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि ये दोनों कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे। जब मीट नहीं कर रहे तो इनका कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं कि जिसके ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू सेम, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम होने पर इक्वेशन सेटिस्फाई करें। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू ये पुट करते हैं, हमारे पास वाई की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। वही एक्स की वैल्यू अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास y की एक डिफरेंट वैल्यू आएगी, सही है। हमने पीछे केसेस में क्या देखा कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेसिकली है, उन्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि हम लोग अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सारी इक्वेशंस के अंदर y की सेम वैल्यू आती है, बेशक इक्वेशन कुछ भी हो, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर अगर x की वैल्यू कोई एक पुट की है तो y की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आपके पास सॉल्यूशंस हो गए, सही है, इक्वेशन सिस्टम्स के। फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स के अंदर सॉल्यूशंस, अगर मैं कलर चेंज करूं तो सॉरी, सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम के अंदर एक और चीज़ आती है कि हम लोग इक्वेशंस देख के बता सकते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन किस तरीके, किस नेचर का होगा, ठीक है। सॉल्यूशंस एंड या इसको इस तरीके से कर लें कि होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस इक्वेशंस, ठीक है। ये क्या होती हैं ये भी हम लोग 2 मिनट में पढ़ते हैं। होमोजेनस सिस्टम्स, ठीक है, एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। बेसिकली होमोजेनस और नॉन होमोजेनस सिस्टम्स होते क्या हैं? आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है। सपोज करें आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस वाई, 2x प्लस, चलें 3y कर लें, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आपके पास एक और इक्वेशन लिखी हुई है जो कि है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर देखें तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर बेसिकली ये इक्वल्स टू जो इक्वेशन हो रही है वो 0 हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन हैं, 3 इक्वेशन हैं, 4 इक्वेशन हैं, लेकिन अगर उनके इक्वल्स टू की तरफ, जिस तरफ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए कोई नंबर, उस साइड पे अगर 0 है, ठीक है, उस साइड पे अगर 0 है सारी इक्वेशंस के अंदर, अगर आपके पास सपोज करें थर्ड इक्वेशन आ जाती जो कि मैं ले लेता हूँ 4x प्लस 5y, ठीक है। अगर आप एक ट्रेंड देखें तो ये हो रहा है कि मैं बेसिकली हर इक्वेशन के अंदर एक एक वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ y और x की। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपके पास 4 5 6 7 8 इक्वेशन है, लेकिन सबका इक्वल्स टू जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम कहलाते हैं होमोजेनस सिस्टम्स, होमोजेनस सिस्टम्स, ठीक है। इसके अंदर होमोजेनस सिस्टम्स के अंदर 2 टाइप्स के ही सॉल्यूशन होते हैं, तीसरा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 2 टाइप्स के ही सॉल्यूशन होते हैं, तीसरा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता, जो हमने पीछे पढ़ा है। वो कौन से 2 इक्वेशन हैं? अच्छा, आप अगर बता सकें एक सिस्टम तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं देख के। अगर आप
को समझ आ रहा हो, यहाँ तक कोई बात समझ में आई हो। तो इक्वेशंस को देख के आप बता सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू इन चारों सिस्टम्स के लिए, एक वैल्यू तो बिल्कुल आपके आंखों के सामने होती है कि जो आप पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की जिनको अगर आप पुट करें इक्वेशंस के अंदर तो आपके पास चारों की चारों इक्वेशंस एट द सेम टाइम सेटिस्फाई हो जाएंगी। वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, मैं इधर कलर चेंज कर लूँ क्योंकि वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर एक तरीके से काउंट होता है। वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं 0,0। ठीक है, और अगर वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल अगर इंक्लूड हो जाए, चौथा वेरिएबल अगर इंक्लूड हो जाए और इस तरीके से सो ऑन अगर वेरिएबल्स आपके पास इंक्लूड होते जाएँ तो सब 0,0,0,0,0,0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि x0 y0 z0। ठीक है, हम 3D में पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं मैक्सिमम, ये 4 वेरिएबल पढ़ने तो 4 वेरिएबल कर लें तो वो 0,0,0 हो जाएंगे। बेसिकली ओरिजिन अगर देखा जाए तो ये इक्वेशंस जो हैं वो सारी की सारी ओरिजिन से पास हो रही हैं, नो मैटर किस स्लोप पे जा रही हैं, किस ग्रेडियंट से जा रही हैं, किस तरीके से जा रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, लेकिन सारी की सारी ओरिजिन से पास होती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो इनका जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये अच्छा 0,0 जो वैल्यू है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहलाता है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, या इसको कहते हैं, मेरे ध्यान में वर्ड नहीं आ रहा, इसको कहते हैं ऑब्वियस सॉल्यूशन, इसको कहते हैं ऑब्वियस सॉल्यूशन। होमोजेनस इक्वेशंस के अंदर एक सॉल्यूशन तो आपके पास ऑब्वियस होता है जो कि 0,0 होता है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं x की जगह 0 पुट करूं और y की जगह 0 पुट करूं तो 0 + 0 0, 3x + 4y 0 + 0 = 0, इधर x 0 इधर y 0 पुट करूं तो 0 0, इधर 0 पुट करूं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 + 0 = 0। तो चारों इक्वेशंस के लिए बेसिकली आपके पास 0,0 की इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो दो टाइप जो हमने बोली कि दो टाइप्स के आपके पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन सिस्टम्स के अंदर, तीसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरी जो टाइप है सॉल्यूशंस की वो एग्जिस्ट नहीं करती फॉर होमोजेनस सिस्टम्स। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं अभी कैसे, क्या कौन सी टाइप। अच्छा, पहली टाइप तो आपके पास हो गई कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, सही है, ओनली वन सॉल्यूशन वाली चीज़ हो गई कि इक्वेशंस ऐसे हों, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एक टाइप ये हो गई। क्या, इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं। आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है, एक इक्वेशन आपके पास है, सपोज करें इस तरीके की, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है जो कि इस तरीके की है थोड़ी सी, जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन है वो एट ओरिजिन है। ठीक है, तो ओनली वन सॉल्यूशन ये होमोजेनस इक्वेशन है, इसके अंदर समथिंग ये होगा आपके पास, सपोज करें ax + by = 0। ठीक है, और ये वाली होगी, ये वाली इक्वेशन आपके पास होगी cx + dy = 0। ठीक है, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, लेकिन जब आपने प्लॉट किया तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो 0 0 है। दूसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? दूसरी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। बेसिकली किस तरीके से इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, और ये किस तरीके से पता चलेगा कि आपके पास जो सिस्टम दिया हुआ है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं फॉर होमोजेनस सिस्टम्स। ठीक है, वो हम लोग अभी तकरीबन इसके बाद वही चीज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, आपके पास ये, मुझे कलर चेंज करने
आपके पास एक इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इस तरीके की है, ठीक है। इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन है बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एक डिफरेंट इक्वेशन है, फिर एक डिफरेंट इक्वेशन है जो कि है सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन जब आपने उसको प्लॉट किया तो वो लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर मैप हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी वाई, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 0। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, जब आपने इसको प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन और पहली लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन दोनों की हमने पीछे बात की कि जब दो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं, सही है, एक लाइन दूसरी लाइन की एक्सटेंशन होती है, तो आपके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं कि आपने एक वैल्यू पुट की एक्स की तो आपके पास दोनों इक्वेशंस के थ्रू सेम आंसर आया, दूसरी वैल्यू एक्स की पुट की तो आपके पास सेम आंसर आया, तीसरी वैल्यू पुट की एक्स की तो आपके पास दोनों लाइंस के लिए सेम आंसर आया, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस का एक वो हो गया। दो टाइप्स आपने क्या क्या पढ़ी कि होमोजेनस सिस्टम्स के अंदर आपके पास ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये ओनली वन सॉल्यूशन वाले को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन की कहीं भी बात हो तो आपके पास सॉल्यूशन हमेशा 0,0 ही होगा, और अगर तीसरा वेरिएबल है तो 0,0,0, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने बात की कि बेसिकली ये हो गया, अब ये किस तरीके से बताएं कि होमोजेनस सिस्टम के अंदर किस सिस्टम के अंदर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और किस सिस्टम के अंदर सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। उसका भी एक सिंपल सा तरीका है। सपोज करें आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैट्रिसेस बीच में आ जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन हैं, डिफरेंट इक्वेशन हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिन से पास हो रही हैं। अच्छा करना ये कि अगर हम लोग इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें हैं, लीनियर इक्वेशंस और मैट्रिसेस का जो रिलेशनशिप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि मैट्रिसेस को बेसिकली किस तरीके से लिखते हैं, 2 1 1 -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल का कॉलम वेक्टर, सॉरी यहाँ पे x आएगा, x y इज इक्वल्स टू 0 0। अच्छा अगर इस मैट्रिक्स का, ये बेसिकली जो ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला, इस वाले मैट्रिक्स को कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो तो आपके पास इज इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, देन infinitely many solutions, infinitely many solutions, ठीक है। अगर इक्वल्स टू 0 ना हो, डिटर्मिनेंट, मैं डी लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपके पास ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हमारे पास ये पहला केस है या दूसरा केस है, क्या डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है या डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए जगह मैं ज़रा खाली कर लूँ, ठीक है। अच्छा जी,
डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ए डी मेरे कलर चेंज कर लेंगे, ए डी माइनस बी सी आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है, माइनस 2 -1 इंटू 1, ये इक्वल्स टू -3 होगा। -3 इक्वल होने के ऊपर दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर। जब इक्वल्स टू जब इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है डिटर्मिनेंट आपके पास, तो आपके पास जो होमोजेनस इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक होगा, और वो सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके पास तरीका होता है डिटर्मिनेंट के थ्रू ये बताने का कि क्या आपके पास इक्वेशन होमोजेनस सिस्टम जो है उसके सॉल्यूशन इन्फिनिटली में नहीं होंगे या फिर ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन होमोजेनस के ऊपर, ठीक है। नॉन होमोजेनस इक्वेशंस क्या होती हैं? नॉन होमोजेनस इक्वेशंस या इक्वेशन सिस्टम बेसिकली आपके पास ऐसा सिस्टम जो कि होमोजेनस ना हो। होमोजेनस की अगर हमने डेफिनेशन याद हो तो होमोजेनस की इक्वेशन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि 2x + 3y अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x + 3y = 0 लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन इसके साथ सॉल्व करने के लिए दी हुई है तो वो भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। 4x + 5y = 0, ठीक है। फिर आपके पास लिखा हुआ है 3x + 4y = 0, ठीक है। ये तो आपके पास कंडीशन हो गई फॉर होमोजेनस इक्वेशंस। क्या इक्वल्स टू के राइट साइड के ऊपर या कांस्टेंट वाली साइड के ऊपर आपके पास 0 होना चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए आपके पास इक्वेशन के अंदर, ठीक है। नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के अंदर आपके पास वेरिएबल के साथ साथ एक कांस्टेंट भी आ जाता है। सपोज करें ये आपके पास इक्वेशन आ गई 3x + 6y 3x + 6y = 2, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशन थी जिनके अंदर 0 था, चौथी इक्वेशन ऐसी आ गई जिसके अंदर 2 आ गया। अब ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, ये नॉन होमोजेनस सिस्टम है, नॉन होमोजेनस सिस्टम, ठीक है। क्यों नॉन होमोजेनस है? क्योंकि इसके अंदर ये इक्वेशन आ गई या इस इक्वेशन के अंदर ये चीज़ आ गई, ये जो है इसकी वजह से आपके पास ये सिस्टम होमोजेनस से नॉन होमोजेनस बन गया। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन को देखा जाए तो होमोजेनस की रेफ़र कर रहा है, ये देखें होमोजेनस को रेफ़र कर रहा है, ये देखें होमोजेनस को रेफ़र कर रहा है। लेकिन चौथी इक्वेशन जो आपको सिस्टम के अंदर दी हुई है वो क्योंकि इक्वल्स टू सम कांस्टेंट हो गई, वेरिएबल के अलावा एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल है, तीसरा कांस्टेंट आ गया। जिस इक्वेशन के अंदर अगर कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सही है, वो इक्वेशन आपके पास नॉन होमोजेनस इक्वेशन हो गई। और एक नॉन होमोजेनस हो जाए तो पूरा सिस्टम नॉन होमोजेनस हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि नॉन होमोजेनस के अंदर तीनों टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, सॉल्यूशंस की तीनों टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी हमने सॉल्यूशन की? दो तो अभी रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं, एक पीछे पढ़ी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी कि नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं नॉन होमोजेनस, या मैं सिर्फ NH लिख रहा हूँ नॉन होमोजेनस के लिए, NH, ठीक है। सॉल्यूशंस, ठीक है। आपके पास ये ओनली वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, ओनली वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। फिर आपके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन एट ऑल, ठीक है।
ये तीनों सॉल्यूशंस की टाइप्स आपके पास नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। किस तरीके से, थोड़ा सा अगर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख लें तो पहले वाले केस के अंदर आपके पास है ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ओनली वन सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इधर इक्वेशन बनाऊँ, एक लाइन आपके पास ये है, ठीक है, दूसरी लाइन आपके पास ये है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उसने अपना रास्ता ले लिया, इसने अपना रास्ता ले लिया और दोनों दोबारा ना शक्ल देखी ना मीट किए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाती है, दूसरा सिस्टम आपके पास आ जाता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के अंदर 2 मिनट, मैं इधर आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। नीचे अगर मैं ग्राफ बना लूँ तो आपके पास एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है इस लाइन को, ठीक है। ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तीसरा केस की अगर बात करें तो तीसरे केस के अंदर आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस। आपके पास एक लाइन जो है वो सॉरी एक लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, सॉरी दूसरी लाइन ऐसे जा रही है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपके पास ये कभी मीट नहीं करेंगी। जब कभी मीट नहीं करेंगी तो इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो आपके पास जो नॉन होमोजेनस इक्वेशंस है उसके अंदर तीनों केसेस एग्जिस्ट करते हैं कि एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर मीट कर रही हैं, ठीक है, और तीसरा केस कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, कहीं पर भी मीट नहीं कर रही। अच्छा, अब ये किस तरीके से बताना है कि आपके पास जो है वो इसमें से कौन सी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। जिस तरीके से हमने होमोजेनस के अंदर यूज़ किया था डिटर्मिनेंट, इसी तरीके से यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इधर डिटर्मिनेंट यूज़ करने पर हमें थोड़ा सा फर्दर काम करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल जाता। हमें डिटर्मिनेंट क्या कहते हैं, देता तो है इन्फॉर्मेशन, सही है, लेकिन क्या है कि सपोज़ करें आपके पास एक इक्वेशन सिस्टम है, ठीक है, एक इक्वेशन सिस्टम है 1x1, ठीक है, प्लस, या इसको x1 के बजाय 1x कर लें, 1x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 2। तीसरी इक्वेशन आपके पास है 7x प्लस 2y माइनस 1z इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आपके पास एक सिस्टम है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं उतनी नंबर ऑफ़ साइमल्टेनियस इक्वेशन होनी चाहिए ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, आगे जाके ये चीज़ भी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहती, वो भी हम देखते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब अगर इसको हम लोग मैट्रिक्स बनाएं, अगर इसका हम मैट्रिक्स बनाएं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स बनाएं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास हो जाएगा 1 2 -3, ठीक है, 2 4 -5, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 7 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय x y z इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साइड पे करूँ। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, इस इक्वेशन का हम अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि बेसिकली
क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरीके से होता है उस तरीके से कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, या 2 मिनट, अगर मैं इसको करूँ, कलर चेंज करके करता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट, कलर चेंज, -2, सेंटर वाली जो टर्म होती है वो माइनस के साथ आती है हमेशा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स -1। ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर आपको इसको देखना है कि किस तरीके से किया तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट वाली वीडियो देख लें। 2 इंटू -1 -5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 -4 इंटू 7, ठीक है। ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की इक्वेशन बन गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -4 + 10, ठीक है। 2 मिनट में इसको कलर चेंज करूँ, -4 + 10 -4 + 10, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ गया -2 टाइम्स -2 + 35, फिर आपके पास आ गया -3, कलर एक ही है, कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसका, -3 टाइम्स 4 -28, ठीक है। जब इसका डिटर्मिनेंट हमने सिंप्लीफाई किया, इसको अब सिंपल अर्थमेटिक है, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है 12, ठीक है। आंसर आ रहा है 12, नॉन ज़ीरो नंबर है। तो नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के अंदर अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो आपके पास ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, आप उसको साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करें XYZ की टर्म्स के अंदर, तो आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई होके XYZ की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक है, अभी तो बात की कि डिटर्मिनेंट हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब इसके अंदर अब क्या है केस, आपके पास दो ही केस हो सकते हैं कि डिटर्मिनेंट या तो 0 हो या ना हो, सही है। तो और हमने बोला था कि सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स होती हैं, एक टाइप इसने कवर कर ली, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 ने एक टाइप कवर कर ली सॉल्यूशंस की। क्या कि डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 है, तो आपके पास दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं, या तो नो सॉल्यूशंस एट ऑल, ठीक है, नो सॉल्यूशंस एट ऑल, ठीक है, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये दो केसेस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। अब ये किस वक्त कौन सा करता है ये बताना ऐसे मुमकिन नहीं है, उसके लिए फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है। आपको इन दो चीज़ों के थ्रू बस ये डेटा मिल रहा है कि क्या आपके पास
एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूशन आ रहा है तो वेल एंड गुड। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 0 आने पे आपके पास कोई आंसर ना आए तो घबराना नहीं है कि जी आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये तो प्रूव ही नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है। दोनों एक चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। इस वाले केस के अंदर इन्फिनिटी वाले सॉल्यूशंस के अंदर लाइंस आर ओवरलैपिंग, लाइंस आर ओवरलैपिंग, ठीक है। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास लाइंस आर पैरेलल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास अगर ये ग्राफ है तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है इसकी पैरेलल। यहाँ पे अगर देखें तो ये ग्राफ है आपके पास, इसके अंदर एक लाइन ये जा रही, दूसरी लाइन इसी को ओवरलैप कर रही है, दूसरी लाइन इसी को ओवरलैप कर रही है। तो इस वाले केस के अंदर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं आपके पास। कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करें दोनों में से किसी भी इक्वेशंस के अंदर, बल्कि दोनों इक्वेशंस के अंदर एक एक वैल्यू करके पुट करते जाएं, इसके आपके पास वाई की सेम वैल्यूज आती जाएंगी। इधर आप पुट करेंगे यही सेम केस, तो आपके पास दोनों केसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया नॉन होमोजेनस और होमोजेनस सिस्टम्स, ठीक है। ये तो अभी हमने पढ़ा लीनियर सिस्टम्स के लिए, ठीक है। अभी मैट्रिसेस और क्या कहते हैं मैट्रिसेस की तरफ तो आए नहीं है, अब चलते हैं मैट्रिसेस की तरफ। मैट्रिसेस के अंदर पहली चीज़ आपके पास आ जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। तीन चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था लेकिन पता है, यानी कि पढ़ते आ रहे हैं, नाम नहीं पता था तो अब पता चल गया कि उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट वेक्टर। ये भी हमने पीछे भी यूज़ किया है लेकिन मैं फिर एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर दूंगा। कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी अगर हम लोग एक सिस्टम देखें, सिस्टम हमारे पास यही है, सपोज करें 2x, इसी पीछे वाले को ले लेते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2। तीसरी इक्वेशन आपके पास है 5x प्लस 4y प्लस 1z इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये दो अगर आपके पास इक्वेशंस हैं तो इन दो इक्वेशंस के थ्रू अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये इधर ही कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, पहले तो देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है। अगर हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स की सबसे पहले बात करें, क्योंकि ये दो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ये दो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें मैट्रिसेस फॉर्म में, इस सिस्टम को, लीनियर सिस्टम को अगर हम लोग मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में किया कि 2 -3 4, फिर 1 1 -1, फिर 5 4 1। ये चीज़ आ गई आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपके पास आ गए वेरिएबल जो आपके हैं, और इक्वल्स टू के उस तरफ आपके पास आ गया कांस्टेंट वेक्टर 1 -2 3, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स है, जो सबसे पहले मैट्रिक्स है, ये कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स,
कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर ये वाला कहलाता है कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए आप जो वेक्टर बनाते हैं वो कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली कैसे बनता है, इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं। आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है, हम बीच में वेरिएबल्स वाला जो वेक्टर है उसको ख़त्म कर देते हैं। किस तरीके से ख़त्म करते हैं, हम लोग लिखते हैं 2 -3 4 1 1 -1 5 4 1, बीच में आ जाती है एक बार। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करिए इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को, और ये आ जाता है 1 -2 3। ये आपके पास जो मैट्रिक्स आया है ये कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊँ, सॉरी, ये आपके पास आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बेसिकली है क्या कि आपने वेरिएबल्स को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म किया, वो हम लोग आगे जब इसी प्रोसेस के थ्रू, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में ही करेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, अगर टाइम बचा तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास बेसिकली सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। इस तरीके से हम लोग जो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, उस तरीके से सॉल्व करने में हम लोगों को इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख लेते हैं। ये फॉर्म कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिस्ट क्या कर रही है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कलर चेंज कर लूँगा। कंसिस्ट क्या कर रही है, देखा जाए तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड वेक्टर मैट्रिक्स, कांस्टेंट वेक्टर, सॉरी, एंड कलर सेम लगेगा, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, अब फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। ठीक है, फ़ायदा बेसिकली ये है कि आप इसके थ्रू जो है वो मैट्रिसेस को सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बिफोर इससे कि हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है उस पर जाएं, ठीक है, किस तरीके से इसके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, हम बेसिकली एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। एक दो चीज़ें थोड़ी सी ओवरव्यू करते हैं जो बेसिकली थियोरेटिकल हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह पर आएंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम्स। ठीक है, पूरे सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते हैं, या तो एक सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंट सिस्टम की, तो कंसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, which has at least
वन सॉल्यूशन, ठीक है। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि एक भी हो सकता है और इन्फिनिटली मैनी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पीछे जो हम लोग होमोजेनस और नॉन होमोजेनस इक्वेशन पढ़ते हुए आ रहे थे, उस नॉन होमोजेनस और होमोजेनस इक्वेशंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि होमोजेनस के अंदर तो दोनों केसेस के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर हम होमोजेनस को देखें तो होमोजेनस systems are always consistent, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक केस के अंदर, ज़ीरो वाले केस के अंदर और नॉन ज़ीरो वाले केस के अंदर, एक केस के अंदर जो है वो आपके पास 0 0 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा होता है और एक के अंदर जो है वो आपके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं। तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यही कंडीशन कंसिस्टेंट सिस्टम की है कि अगर आपके पास एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो बेशक 0 0 0 हो या 1 1 1 हो या 2 2 2 हो, आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर सिस्टम जो है वो सारी इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई करे। अगर है तो आपको सिस्टम कंसिस्टेंट है। और होमोजेनस के अंदर दोनों केसेस के अंदर यही होता है कि एक के अंदर एक सॉल्यूशन होता है, दूसरे के अंदर जो है वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। नॉन होमोजेनस सिस्टम्स के नॉन होमोजेनस सिस्टम्स के कौन से केसेस होंगे जिसके लिए आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा? आर consistent for non-zero determinant, for non-zero determinant, ठीक है। क्यों नॉन जीरो डिटर्मिनेंट? क्योंकि उसके अंदर वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था। जब इक्वेशन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो था तो आपके पास, हमने पीछे पढ़ा कि नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के अंदर एक सॉल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या पढ़ा कि एंड फॉर ज़ीरो डिटर्मिनेंट ज़ीरो डिटर्मिनेंट for which there are infinitely many solutions, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा कि अगर ज़ीरो डिटर्मिनेंट हो, दोनों केसेस है ना, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने पे आपके पास दो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करें, दूसरी ये कि कभी मीट ही ना करें। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन उस टाइम पर होगा जब ओवरलैप करेंगे, और ज़ीरो डिटर्मिनेंट फॉर विच देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कंसिस्टेंट है आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के अंदर क्या आ जाता है, कलर चेंज कर लूँगा। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट का ऑपोजिट है, ठीक है। क्या कि हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल। तो वो केस जिसके अंदर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो कौन से केसेस होते हैं? एक तो वो नॉन होमोजेनस
homogeneous with ज़ीरो determinant, ठीक है, that has no solution, ठीक है। दूसरा ये कि जब हम लोग मैट्रिसेस के अंदर आगे पढ़ेंगे तो एक चीज़ आएगी हमारे पास कभी कभार हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हम लोग जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी 0x1 या 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 0x 0 0y 0 प्लस 0z 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन कह रही है कि है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, जब ये वाली चीज़ किसी सिस्टम के अंदर आ जाती है तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, बेसिकली नॉन होमोजेनस ही होती हैं वो इक्वेशंस, नो सॉल्यूशन एट ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी फिर हम लोग मैट्रिसेस के अंदर आगे जब पढ़ेंगे तो दो टाइप्स के सिस्टम्स आएंगे, बल्कि वो उसी वक्त पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मैट्रिसेस और उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर, ठीक है। मैट्रिसेस के ऊपर जाएं तो हमने बोला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमें सिंप्लीफाई करने में लीनियर इक्वेशंस को आसानी हो जाती है। तो वो बेसिकली क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें जो है वो इक्वेशन सिंप्लीफाइड मिलती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हम लिख रहा हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर क्या करते हैं हम, क्या चीज़ करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है। हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। इससे हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो अपनी टाइप चेंज करके अपनी टाइप चेंज करके रो एक्लन फॉर्म में आ जाता है, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस रो एक्लन फॉर्म को अगर हम लोग फर्दर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म बन जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास के किस तरीके से ऑगमेंटेड को रो एक्लन और रो एक्लन को रिड्यूस्ड रो एक्लन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऑगमेंटेड रो एक्लन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, रिड्यूस्ड रो एक्लन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली ज़्यादातर थ्योरेटिकल था, जो थ्योरी की चीज़ें थी वो समझाई हैं कि बेसिकली सिस्टम से आप जो है वो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट केस के अंदर जब उन टर्म्स को यूज़ किया जाएगा तो आपको घबराहट नहीं हो कि ये जी ये क्या चीज़ पढ़ा दी और ये क्या चीज़ पढ़ा दी है, तो इसका तो जिक्र ही नहीं था पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज इसलिए डिटेल के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल साइड ऑफ द कोर्स, थ्योरेटिकल साइड ऑफ द टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैथमेटिकल साइड भी कवर हो जाए।